हाय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग जहाँ एंड किए थे वो हम लोग TIR से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, और उसी से रिलेटेड कुछ और शानदार सवाल है उसको मैं देखता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, वाटर का सरफेस है। वाटर के अंदर में फिश है, वाटर के अंदर में फिश है, या ऐसा समझो कि वाटर के अंदर में बल्ब जल रहा है। तो दोनों भी एक भी समझते हो, या इसके बदले में क्या समझ सकते हो, बल्ब समझ सकते हो, एक ही चीज। यानी ये समझो चाहे ये समझो। तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है। यानी तो बाहर का ये वाटर का सरफेस है, क्या है, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर है। ओके, तो लाइट अगर इस तरह से जाएगा, यानी अगर बल्ब होता, बल्ब का लाइट अगर इस तरह से जाता तो सीधे निकल जाता इस तरह से। ओके, अगर इस तरह से जाता लाइट तो ऐसे निकल जाता, और इस तरह से जाता तो क्या होता, एक समय ऐसा आता कि यहाँ हो जाता है TIR, क्रिटिकल एंगल हो जाता, और उससे ज़्यादा अगर लाइट को एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाएगा। यहाँ तक तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे ना। उसी प्रकार से इस साइड में अगर लाइट रे को इधर करेंगे तो इधर चला जाएगा, और अगर इधर करे तो इधर आ जाएगा, और ये एंगल होगा क्रिटिकल, और इससे जब इधर करेंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर करेंगे तो TIR हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का सरफेस पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र से ही लाइट बाहर जा सकता है। बात आई समझ में? यानी वाटर के सरफेस पर जो वाटर के सरफेस से जो लाइट बाहर जाएगा वो सिर्फ ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, यहां तक, सॉरी यहीं तक लेना था ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। तो इसी का एरिया निकालना चाहते हो, रेडियस निकालना चाहते हैं। यानी हम लोग क्या चाहते हैं वो ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि यहाँ एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जला देते हैं, और ये पानी के अंदर बल्ब जल रहा है। अगर ऐसे लाइट जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, और ऐसे अगर लाइट जाएगा तो इधर आ जाएगा। दिस इज क्रिटिकल एंगल। और उसी प्रकार से इधर अगर लाइट जाएगा, इस तरफ अगर लाइट को भेजेंगे तो एक ऐसा एंगल होगा जहां पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, इधर चला जाएगा। और उसके बाद अगर हम लाइट को इधर करेंगे तो इधर भाग जाएगा, क्या। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी मीडियम में आ जाएगा, और अगर इधर करते इधर, यानी ये थीटा क्रिटिकल से ज्यादा होता तो रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाता, और अंदर से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और अंदर से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी ये वाला क्षेत्र हुआ जिस क्षेत्र से बल्ब का लाइट बाहर जाएगा। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। तो हम लोग निकालना चाहते हैं रेडियस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट या थ्रू विच फिश कैन सी द वर्ल्ड आउटसाइड वाटर। मतलब क्या हुआ, पानी के सतह पर वो कितना सर्कुलर सेक्शन का एरिया होगा, या सर्कुलर सेक्शन का रेडियस होगा जिस सेक्शन से फिश बाहर के दुनिया को देख सकती है। बात आया समझ में? हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रेडियस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मिटा देते हैं इसको, रेडियस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच फिश कैन सी द वर्ल्ड आउटसाइड वाटर। मतलब क्या हुआ, वाटर के सरफेस पर एरिया कितना होगा, या उसका रेडियस सर्कुलर सेक्शन का कितना होगा जिससे कि मछली बाहर के दुनिया को देखेगा। देखो कितना आसान है इसको निकालना, कितना आसान है। यहां पर मान लेते हैं मछली है, मछली मान लेते हैं क्या, और इधर से लाइट जाएगा तो सीधे जाएगा, और इधर से लाइट जाएगा
तो इधर आ जाएगा। ये वाला क्रिटिकल एंगल हुआ, ये वाला हुआ क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला भी हो गया क्रिटिकल एंगल। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, तो यही ना रेडियस होगा, उस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस जो वाटर के सरफेस पर होगा, कितना होगा ये निकालना है। बात आया समझ में? तो इसका डेप्थ अगर h माने तो उसमें दो तरह से समझ सकते हैं। पहला तरीका है, अच्छा इसमें बोलो साइन थीटा सी का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा सी का वैल्यू कितना आएगा, ये ज्यादा वाला होगा ये कम वाला होगा। साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, म्यू कम वाला डिवाइडेड बाय म्यू ज्यादा वाला। ओके, तो ये साइन थीटा सी हुआ। तो अगर ये r है और अगर h है तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें एक दो तरीका है जिससे हम बना सकते हैं। तो पहला तो देखो टेन थीटा सी देख लेते हैं। टेन थीटा सी, ये टेन थीटा सी इस राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर क्या होगा, आर बट एच हो जाएगा, आर बट एच हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टेन थीटा सी, आर इज इक्वल टू एच टेन थीटा सी, आर इज इक्वल टू एच टेन थीटा सी। ये क्लियर है? अब देखो टेन थीटा सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा सी अगर इतना है तो निकालना सीखो। अगर ये एंगल थीटा सी है, साइन थीटा सी का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, हो गया ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये समझ में आता है, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ये स्क्वायर। तो टेन थीटा सी की जगह क्या रख देंगे, टेन थीटा सी की जगह रख देंगे μ2 डिवाइडेड बाय μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। याद रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने निकल जाएगा एग्जाम बनाने लगोगे तो। या दूसरे तरीका से समझ सकते हैं, डायरेक्ट देखो साइन थीटा सी डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा सी बराबर, साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा, साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, आर बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन हुआ। और साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल है तो क्या हो जाएगा, μ2 बटा μ1 हो जाएगा, μ2 बाय μ1। दोनों में जो फार्मूला पसंद आएगा उससे बना देंगे। इस तरह से भी बना सकते हो या इस तरह से बना दो। देखो μ1 μ2 निकालना रहेगा तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, और r निकालना रहेगा तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला लोगे। अगर आपको पूछेगा, ये देखो एरिया, एरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच फिश कैन सी आउटसाइड वाटर, बराबर क्या होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां आर का मान यहां से डाल देंगे, ये हो गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये है पार्ट, यानी ऐसा पार्ट होगा ना सर्कुलर, ऐसा होगा जिसमें हाफ तरफ इधर लिए हाफ का छोड़ दिए है। आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन थ्रू विच फिश कैन सी आउटसाइड वाटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑन वाटर सरफेस, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑन वाटर सरफेस, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑन वाटर सरफेस थ्रू व्हिच फिश कैन सी आउटसाइड वाटर। ये क्लियर हो गया ना, बड़ा आसान है जी। लाइट को ले जाओगे क्रिटिकल एंगल पर तो टेन थीटा सी बराबर आर बटे एच, साइन थीटा सी मालूम है तो टेन थीटा सी कन्वर्ट करके निकाल लेंगे।
या साइन थीटा सी बराबर लंब बटा कर्ण आर बटा इतना, और साइन थीटा सी का फार्मूला होता है डायरेक्ट लगा देंगे, कोई भी दोनों में से यूज कर लोगे। एक छोटा सा सवाल बना के देख लेते हैं, है ना। ये एक सवाल देखो तो अच्छा सवाल है। मान लिया जाए कि यहां एक मछली है, अब म्यू बराबर 4/3 है, और मछली का जो डेप्थ है वो है √7 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रेडियस ऑन सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच फिश कैन सी आउटसाइड वाटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑन वाटर सरफेस थ्रू व्हिच फिश कैन सी आउटसाइड वाटर। लिख दे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑन surface of water through which fish at depth √7 meter can see outside water। बन जाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, अभी तो पता चल गया ना क्या करना है इसको। तो क्या करेंगे, ये आर निकालना है, तो बड़ा आसान है, साइन थीटा सी का फार्मूला लगा देते हैं। साइन थीटा सी से बढ़िया रहेगा टेन थीटा सी लगा ये भी लगा सकते हो। अच्छा, साइन थीटा सी का मान रख लो। साइन थीटा सी का मान कितना होगा, 1/μ हो जाएगा, 1/4/3 हो जाएगा, यानी 3/4 होगा। साइन थीटा सी का मान अगर 3/4 होता है तो यानी थीटा सी यहाँ देंगे और 3 यहाँ देंगे और 4 यहाँ देंगे, तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में 16 हो गया √7 हो जाएगा। तो टेन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा सी यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/√7 हो जाएगा टेन थीटा सी। और यहां से टेन थीटा सी देखेंगे तो क्या होगा r/√7। इसका मतलब r बराबर 3 मीटर आएगा। बहुत आसान था, ऐसा सवाल आसान ही होता है ना। क्या करोगे, इसी तरह का क्वेश्चन घर में जाके बनाना है, बहुत सारा, क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और अच्छा प्रॉब्लम था जो थोड़ा सा छूट गया था पीछे, थोड़ा सा बता देता हूँ और सवाल। जैसे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस तरह का बात। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जैसे छोटा छोटा बात समझाता हूं, देखो कुछ बात समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से x दूरी पर है, और इधर एक ऑब्जर्वर है और इसको देखेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। दूसरा एक और देख लेते हैं साथ ही साथ। यहां एक ऑब्जेक्ट O है और यहां ऑब्जर्वर है,
और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से x है, ऑब्जेक्ट की दूरी x है, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर v0 है तो इमेज वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बात तो पता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूर पर बनेगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा μ1 ये या μ2 ये, μ2 बाय μ1 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एक्स। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तब डी बटा डी एक्स कर देते हैं, तो म्यू इंटू डी एक्स बटा टी के टर्म में कर देते हैं ना। टी के टर्म में क्यों किए, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है तो dx बटा dt ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ओके। और इमेज डिस्टेंस अगर y है तो dy बटा dt क्या होगा, इमेज वेलोसिटी हो जाएगा, ओके। तो अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यहाँ पर v0 है तो मतलब dx बटा dt हो जाएगा v0। हाँ, इमेज डिस्टेंस अगर y है तो dy बटा dt होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाह, इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट अगर यहां नजर आ रहा है तो इमेज यहां नजर आएगा और उसका वेलोसिटी हो जाएगा म्यू v0। यानी अगर डेंसर मीडियम से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, डेंसर मीडियम से देखेंगे तो दूर नजर आएगा और फास्ट नजर आएगा। तो इसको ऐसे समझेंगे, एन ऑब्जेक्ट O इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। उसके बाद टू एन ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट अपीयर फार्दर बट मूविंग फास्टर। क्लियर है, ओके। फिर यहां से देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट जो है ना O है, ठीक है, वो वेलोसिटी v0 से आ रहा है और इधर है ऑब्जर्वर। तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा μ2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 बाय μ1 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x बटा म्यू, ओके। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy बटा dt से, ओके, तो 1 बाय म्यू कर देंगे और dx बटा dt कर देंगे। वेरी गुड। तो dy बटा dt बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। dy बटा dt हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ आ गया मूव। इसका मतलब हुआ एन ऑब्जेक्ट O इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम। और टू एन ऑब्जर्वर, ये मीडियम है और ये मीडियम है, ठीक है, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको लगेगा कि नज़दीक में है। यानी यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ, और इमेज की दूरी y बराबर कितना होगा, y बराबर हो जाएगा x बटा म्यू। इसका मतलब हुआ इसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आएगा और मूव करेगा स्लोली की फास्टर। इसको हटा देता हूँ, गंदा लगने लगा। क्या होगा, यहाँ आएगा इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा v0 बटा म्यू हो जाएगा। एक दो उदाहरण समझते हैं ना। देखो, मान लिया जाए ये एक फिश है और ये एक किंगफिशर है। ये एक किंगफिशर है और आ रहा है नीचे की तरफ। ये फिश जो है ना रेस्ट में। फिश कैसे है, रेस्ट में। तो कहता है कि अगर इसका म्यू बराबर 4/3 है, ओके, इसका म्यू अगर 4/3 है, अगर इसका एक्चुअल वेलोसिटी v है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर ऑब्जर्व्ड बाय फिश। ये ऑब्जर्वर बना देता हूं, ऑब्जर्वर बना देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर ऑब्जर्व्ड बाय फिश।
समझा? यानी एक, ये मान लेते हैं 18 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी इसका 18 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर ऑब्जर्व्ड बाय फिश। क्वेश्चन समझना है, ऐसे है क्वेश्चन मैं लिखूंगा, नहीं समझ लो। क्वेश्चन कहता है ए किंगफिशर इज मूव टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा बात, विथ स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड भी दे दिया है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर ऑब्जर्व्ड बाय फिश। ये फिश है, तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्या आसान है? एक्चुअली में है तो यहाँ पर, लेकिन इसको नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा? इसको किंगफिशर यहाँ नजर आएगा ना, यहाँ नजर आएगा, ऐसे यहाँ था और नजर आएगा यहाँ। अगर यहाँ x दूरी पर था तो नजर आएगा कितना? म्यू x दूरी पर नजर आएगा। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? म्यू v नजर आएगा। यानी अगर v नोट है तो म्यू v नोट नजर आएगा ना। तो म्यू की जगह कितना कर देंगे? 4/3 कर देंगे, v नोट बराबर 18 कर देंगे, 3 × 6 = 18, 6 चौका 24 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा। आ रहा है समझ में? ये अगर रेस्ट में रहेगा तब। एक शानदार सवाल देता हूं जिसमें इसको रेस्ट में नहीं मानेंगे और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सवाल को, तब तक इसको मिटाना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से। मान लेते हैं कि ये एक फिश है इनसाइड सरफेस ऑफ वाटर, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये फिश इज राइजिंग वर्टिकली अप टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक। क्लियर है? ए फिश इज राइजिंग वर्टिकली अप टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक। ठीक है? She observes that a kingfisher moving towards her with velocity 9 मीटर पर सेकेंड। इसको लगता है कि ये 9 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इसको लगता है कि 9 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। आया समझ में? क्वेश्चन लेता हूं मैं। ए फिश इज राइजिंग वर्टिकली अप टुवर्ड्स द प्लेन बाउंड्री ऑफ सरफेस of water in a lake. She observes that with speed देता हूं मैं at 3 मीटर पर सेकेंड। She observes उसको लगता है, she observes that a kingfisher moving towards her with 9 मीटर पर सेकेंड। Find actual वेलोसिटी ऑफ किंगफिशर। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया?
बताओ क्या होगा, है ना। इसका मतलब हुआ, इसको लग रहा है कि ये 9 मीटर पर सेकंड, इसको लग रहा है जैसे देखो, जैसे एक आदमी उधर से 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तुम जा रहे हो 3 से, तो तुमको लगेगा कि वो 8 से आ रहा है। ये क्लियर हो गया बात। अगर उसका वेलोसिटी 5 है और तुम्हारा 3 है, तो तुमको लगेगा वो 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अगर ये 3 से जा रहा है तो इसका मतलब वो 6 से आ रहा होगा। क्लियर है ना। तब न लगेगा इसको 9 से आ रहा है, वो इसको लग रहा है कि 9 से आ रहा है। इसका मतलब 3 से खुद जा रहा है, तो इसका मतलब 6 से आ रहा होगा वो। अगर इसका एक्चुअल वेलोसिटी v होगा, तुरंत बन जाएगा ना। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं। क्या है देखो, ऑप्शन 1 में है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 4.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा सही? बनाया जा सकता है, बन जाएगा। क्या करोगे? तो मान लेते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी इसका v है, तो इसको लगेगा क्या, इसको दूर नजर आएगा, नजदीक नजर आएगा, इसको दूर नजर आएगा। यानी अगर ये v है तो इसको नजर आएगा म्यू v से। तो इसका मतलब अगर ये एक्चुअली में v से आ रहा है तो इसको लगेगा कि म्यू v से आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है 3 प्लस म्यू v बराबर 9 हो जाएगा, यही ना। अरे एक्चुअली में अगर v से आ रहा होगा तो इसमें जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि म्यू v से आ रहा है। इसमें अगर रेस्ट ऑब्जर्वर रहता, अगर इसमें जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में आता रहता तो नहीं बताए थे इसको। उसको अगर एक्चुअली में v है तो उसका म्यू v हो जाएगा। डेंसर से देख रहा है ना तो ज़्यादा फास्ट नजर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि म्यू v इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और वाटर का म्यू तो जानता ही है तुम लोग, 4/3 होता है। तो इसका मतलब 4/3 v इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू 18/4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये रहा शानदार सवाल। क्लियर हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मैं और भी खूबसूरत सवाल तुमको देने जा रहा हूं, मैं वो भी देख लो। इस तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर सा सवाल। आप देखो, मान लेते हैं इधर से गया व्हाइट लाइट गया, तो ये क्रिटिकल एंगल है। मान लेते हैं ग्रीन कलर ऐसे चला जाएगा, ग्रीन कलर इधर जाएगा, और ये है डेंसर मीडियम और ये है एयर। तो बाकी कौन सा कलर किधर जाएगा? ग्रीन अगर इधर जाएगा तो बाकी कौन सा किधर जाएगा? इधर व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट। मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखो, हम लोग पढ़ाई किए हैं VIBGYOR, विबजियोर। इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा का मान बढ़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर होता है C0/C लैम्डा नॉट बटा लैम्डा, और साइन थीटा C बराबर हो जाएगा 1/μ। 1/μ का मतलब 1/μ का मतलब C/C0 लैम्डा नॉट। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर लैम्डा का मान इंक्रीजिंग होगा, तो थीटा सी क्या होगा? लैम्डा इंक्रीजिंग होगा तो थीटा सी क्या होगा? थीटा सी इंक्रीजिंग होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा वो आसानी से TIR करेगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा उसको TIR करने में मुश्किल होता है। जैसे पता है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है, 24.4 होता है, 24 मानते हैं। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। ग्लास का 42 होता है, वाटर और एयर का होता है 49, और एयर वाटर सरफेस का 61 डिग्री, याद है। तो इसका मतलब जिसका क्रिटिकल एंगल कम होता है वो TIR आसानी से कर लेता है,
तो इसका मतलब इधर अगर ये वाला ग्रीन वाला अगर इधर आएगा तो TIR ये करेगा कि ये करेगा, बड़ा आसान है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी कलर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। इधर कौन कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा V वाला, I वाला, VI आ जाएगा ना, VIGYOR। फिर उसके लिए कुछ अलग अलग होगा, VIBGYOR, उसमें रिफ्रैक्शन होगा ना। तो अलग अलग के लिए इधर वाला एंगल अलग अलग आ जाएगा। और ये TIR में जितना एंगल ये इंसिडेंट होगा उतने एंगल रिफ्लेक्शन होगा। तो एक सवाल और भी बनाया जा सकता है तुम्हारे द्वारा, जैसे कि मान लेते हैं कि व्हाइट लाइट इधर से इधर गया, ओके, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, और इधर अगर मेरा येलो जाएगा, बाकी कलर किधर जाएगा बताओ। तो येलो से ज्यादा वाला का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, येलो से कम वाला का क्रिटिकल एंगल इससे कम होगा। इसका मतलब इसका क्रिटिकल एंगल इतना है और इतना पर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इससे जिसका कम क्रिटिकल एंगल होगा वो TIR करेगा, तो वो हो जाएगा TIR। TIR कौन करेगा, VIBGYOR। आया समझ में, इस तरह से समझ जाना है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। VIBGYOR, इसका फंडा यही है कि इधर से कलर का इधर जाएगा तो लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा जब बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, और क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो TIR करना मुश्किल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के फेनोमेना में चल जाएगा। ये क्लियर है, ओके। तो अगला सवाल देखते हैं। आज की क्लास का सबसे अट्रैक्टिव क्वेश्चन आज देता हूं मैं तुमको, सबसे बेहद मजेदार सवाल। आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला, अभी दिल थाम के रखना। वो देखो क्या है, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ध्यान से देखना, ये एक मिरर है और मिरर के सामने एक स्लैब डाल दिया, ओके। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, और इसका फोकल लेंथ अगर f है तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, और इसका थिकनेस अगर t है। तो पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एक टाइप का ये सवाल रहा, दूसरे टाइप का सवाल क्या होगा वो देखो। दूसरे टाइप का सवाल ये होगा कि मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और ये एक मिरर है और ये मिरर का कुछ हाइट होगा अपना, और यहां अगर ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज यहां पर बन गया। यहां मेरा ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज यहां पर बन गया, तो इसको कैसे हम लोग इस तरह के सवाल को बनाएंगे। यानी यहां पर इधर है एयर और इधर है एक मीडियम, यानी एयर और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मीडियम में है। तीसरा टाइप का जो सवाल आएगा वो इस तरह का, मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट है इधर, ऑब्जेक्ट है इधर, मान लेते हैं इमेज है, ऑब्जेक्ट है इधर और इमेज हुआ इधर, और ये दूरी हम मान लेते हैं x है, ये दूरी हम मान लेते हैं h है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट फंडा समझना है अभी। यानी ऐसे सवालों में ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, इमेज यहाँ रहेगा, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज यहाँ होगा, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है बात, बड़ा ही आसान है और बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सवालों में क्या करना है देखो, पहले समझ लेते हैं तब बनाना आसान रहेगा।
है ना। अच्छा, ये ग्लास इधर से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं नजर आएगा कि दूर नजर आएगा कि नजदीक नजर आएगा? क्लियर हो गया, कहाँ नजर आएगा? नजदीक में नजर आएगा। तो मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं कि लाइट रे यहां से ऐसे गया, ऐसे मुड़ेगा और ये डिविएट तो करता नहीं है, इसका मतलब इसी के पैरेलल में फिर वापस आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां था उसका इमेज यहां पर बन जाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट मिरर के लिए ओ डैश पर नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है बात? यानी यहां से लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो इस प्रकार से जाके मिरर पर ऐसे आएगा, तो इस मिरर को लग रहा है अरे ये तो मेरे तरफ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसका मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये नजर आएगा और ये बराबर मेरा शिफ्ट है ना, और उस शिफ्ट का वैल्यू क्या होगा? टी माइनस टी बटा म्यू। जानते हो कि नहीं? अरे टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, पता है ना। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर ओ पर है तो मिरर के लिए समझा जाएगा कि ओ डैश पर है, मिरर के लिए। बात समझ में आया बात? अगर ऑब्जेक्ट ओ पर है तो मिरर के लिए समझा जाएगा कि ओ डैश पर है। ओके, अब देखो, अगर मिरर के कारण मान लेते हैं लाइट, मिरर ऐसे आया मान लेते हैं, तो क्या करेगा? ये थोड़ा इधर मुड़ देगा, लाइट रे को नॉर्मल के तरफ मुड़ देगा और फिर ये ऐसे कर देगा, ऐसे। थोड़ा सुंदर बना देता हूं फोटो, है ना। यानी ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां मिरर के लिए हो जाएगा। इसी में बनाता हूं, मान लेते हैं कि लाइट रे ऐसे आ रहा था तो यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, अब फिर हो जाएगा ऐसे। तो फाइनल इमेज यहां पर बन रहा है, लेकिन मिरर का इमेज, फाइनल इमेज जब यहां पर बन रहा है तो मिरर के लिए इमेज कहां पर बन रहा है? आई डैश पर बन रहा है। फिर से देखो, अरे लाइट रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, लाइट रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया, तो ऐसे तो सीधे आएगा नहीं, तो मिरर का इमेज यहां पर बनेगा, मिरर के लिए इमेज यहां पर बनेगा, लेकिन फाइनल इमेज बनेगा कहां पर? यानी फाइनल इमेज आई पर बनेगा। तो मिरर के लिए ये फिर वही दूरी हो जाएगा एस मेरा, एस बराबर टी माइनस टी बटा म्यू हो जाएगा। ये दूरी मेरा कितना होगा? एस हो जाएगा ना, तो टी 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा और एस बराबर टी माइनस टी बाय म्यू। ट्रिक समझाता हूं जल्दी, इससे ट्रिक पकड़ में आएगा तुमको। इसका अर्थ हुआ, उसको मिटा देते हैं, इसको समझाता हूं मैं पहले। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मिरर के लिए यहां मानेंगे। बात समझ गई बात? और मिरर के लिए अगर फाइनल इमेज यहां बन रहा है तो फाइनल इमेज समझेंगे यहां पर, और ये दूरी हो जाएगा एस। आया समझ में? इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट दूरी अगर एक्चुअल में यहां पर है तो मिरर के लिए यहां पर मानेंगे। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इसको हटा देता हूं मैं पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ये पहले जानना जरूरी है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ओ डैश वाट, ऑब्जेक्ट ओ पर है, फाइनल इमेज आई पर बना। पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट ओ पर है, फाइनल इमेज आई पर है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा पी ओ डैश। समझा कि नहीं बात?
इसका मतलब हुआ PO में से माइनस कर देंगे S। आया समझ में? और मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा? मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा? फाइनल इमेज अगर I पर बन रहा था तो मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा PI डैश, यानी PI माइनस S। फाइनल इमेज है, PI है फाइनल इमेज, PO है ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो मिरर के लिए यहाँ मानेंगे, और फाइनल इमेज अगर यहाँ है तो मिरर के लिए यहाँ मानेंगे। बात आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्लियर है बात? तो इसमें कुछ सवाल बना के देख लेते हैं। और ये S बराबर समझ में आता है, इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ मैं। मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट दूरी को अगर हम x मान लेते हैं, समझ लो ये अगर हम x मान लेंगे, PO को अगर हम x मान लेंगे तो S बराबर क्या होगा? T माइनस T बाय म्यू हो जाएगा, यानी x माइनस T प्लस T बटा म्यू हो जाएगा। अगर इसको y मानेंगे तो y इधर तो दिखता नहीं होगा, दिखता नहीं है। ओके, देख लेते हैं क्या करना है, इसको समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर थोड़ा और समझा देता हूं मैं, अलग से फोटो बना देते हैं ना, एक और फोटो से समझते हैं, गंदा हो गया वहां पर। मान लेते हैं एक बीच में आया ये, और इसका थिकनेस है T, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ पर बना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो समझेंगे यहाँ पर, और इमेज यहाँ पर बन गया तो समझेंगे यहाँ पर। तो ये दूरी हम मान लेते हैं x है, ओके, और ये दूरी हम मान लेते हैं y है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा? ये दूरी तो समझ में आ गया बात, कितना होगा? ये दूरी कितना होगा, और ये भी दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? S बराबर T माइनस T बाय म्यू, और ये भी दूरी इतना ही होगा। आए समझ में? ये जितना दूरी होगा उतने दूरी ये होगा ना। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो नजर आएगा यहाँ, इमेज यहाँ पर नजर आएगा यहाँ। तो ऑब्जेक्ट दूरी बराबर क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट दूरी बराबर मानेंगे, ऑब्जेक्ट दूरी बराबर मानेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहाँ पर x टोटल था माइनस s। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यानी u बराबर क्या लिखेंगे? यानी u बराबर लिखेंगे x माइनस टी प्लस टी बाय म्यू। अब v बराबर क्या मानेंगे? y माइनस टी प्लस टी बाय म्यू। मिरर के लिए आ रहा है समझ में? इसका मतलब हुआ टोटल दूरी x है, अब माइनस टी करेंगे तो एयर डिस्टेंस हो गया। समझ में आएगा बात? एयर में इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना है, एयर में। तो टोटल डिस्टेंस x है, इसमें से ये हटा देंगे तो एयर डिस्टेंस बच गया। अब प्लस फिर इसकी दूरी को इफेक्टिव जोड़ देंगे, इस तरह से याद कर लेना। इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, है ना? देखिए एक सवाल को बना के देखते हैं, मिटाते हैं पहले। शानदार सवाल है ये, समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, है ना? देखते हैं। मान लेते हैं ये एक मिरर है, एक मिनट। अब देखो एक नया सवाल दे रहे हैं, एक ऐसा सवाल जिसको मैं अभी तुरंत सोचूंगा और बनाऊंगा। तुम बोलोगे वैसा कोई भी सवाल दे सकते हो। मैं क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना सिखाता हूं, कैसे फ्रेम किया जाता है। देखो मान लेते हैं ये एक मिरर है, ये एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ बोलो कितना रखे, तुम जो बोलोगे वही कर देंगे। बोलो कितना? 20, 10 जो बोलोगे सब। मान लेते हैं कितना रख देते हो? 20। चलो 20 सेंटीमीटर ही रख देता हूं मैं। एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा?
40 सेंटीमीटर होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज वहीं पर बन जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे सोच रहा हूं मैं। देखो, तो मान लेते हैं कि बीच में एक स्लैब डाल दिया, बीच में एक स्लैब आ गया, और जिसका थिकनेस तुम बोलो कितना रख देंगे, 6 सेंटीमीटर रख दूं, 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो म्यू है वो है 3/2। तो शिफ्ट बराबर कितना कर देगा ये, शिफ्ट बराबर कितना कर देगा ये, 6 × 1 - 1 बाय म्यू कर देगा, यानी 6 × 1 - 2/3, यानी 6 × 1/3, यानी 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट कर देगा। समझ में आया बात। तो इसका मतलब हुआ कि इसका रेडियस, अगर इसका सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट को हम मानते 42 सेंटीमीटर पर, अगर ऑब्जेक्ट को 42 सेंटीमीटर पर मान ले, ऑब्जेक्ट को अगर 42 सेंटीमीटर पर मान लेंगे तो मिरर को लगेगा कि 40 सेंटीमीटर पर है। बात आया समझ में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मिरर के लिए, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है 42 सेंटीमीटर पर, तो मिरर को लगेगा कितना पर लगेगा, मिरर को लगेगा कि 40 सेंटीमीटर पर है। और 40 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज 40 सेंटीमीटर पर ही फाइनल बन जाएगा। बात समझ गया बात। तो मिरर के लिए इमेज बन जाएगा 40 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब एक्चुअल इमेज कितना होगा, 40 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर बन जाएगा। आ नहीं रहा है समझ में, देख लेते हैं ना। इस मिरर को थोड़ा सा लंबा कर दें, देखो लंबा कर देते हैं और ऐसे बना देते हैं, ऊपर तक दे दिए, रे डायग्राम बनाना आसान रहेगा। समझाता हूं मैं फोटो क्या हुआ। लाइट रे को अगर ऐसे भेजेंगे, ऐसे, ओके, तो यहां पर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा और नॉर्मल से फिर दूर चला जाएगा, और ये रे और ये रे पैरेलल होगा। बताए थे ना, लाइट रे अगर ग्लास स्लैब से पास कराएंगे, लाइट रे को ग्लास स्लैब से पास कराएंगे तो डिविएट नहीं करेगा, बट लेटरली डिस्प्लेस कर जाएगा। ओके, तो ये अगर 42 सेंटीमीटर पर है तो इसके वजह से शिफ्टिंग कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा, यानी इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 40 सेंटीमीटर है। पता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर पर रहता है, जैसे ये ले लिया मिरर और ये ले लिया सेंटर, लाइट रे सेंटर पर आएगा तो सेंटर पर लौटेगा ना, ऐसे आएगा तो ऐसे लौट जाएगा, यही पर इमेज बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा जाएगा तो इसका मतलब इसका इमेज भी यहीं पर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आता हुआ रे लाइट रे रिट्रेस करेगा और फाइनल इमेज यहीं पर बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस, मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस ये बन जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ फाइनल इमेज उससे थोड़ा सा उधर बनेगा। क्लियर हो गया बात। ओके, इसको देखो, इसी सवाल में हाँ क्या होता कि लाइट रिट्रेसेस करेगा अपने पाथ को, यानी इसको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर पर है, तो लाइट क्या होगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा तो मिरर के लिए तो इमेज यहाँ पर बनेगा, लेकिन फिर ये जो स्लैब है ना इसको फिर यहीं पर पहुंचा देगा और फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। फिर समझो, लाइट रे से जाएगा, लाइट नॉर्मली गिरेगा तो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा तो मिरर कारण इमेज यहाँ बनने वाला था, लेकिन ये ग्लास स्लैब उसको उधर धकेल दिया। बताया समझ में, बताया था ना, जिधर से लाइट रे जाता है ना उधर शिफ्ट हो जाता है, उधर से लाइट रे आएगा तो इधर शिफ्ट होगा, इधर से लाइट रे जाएगा तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसी में दूसरा सवाल देता हूं मैं, बहुत ही टॉप क्लास का, मजेदार। देखो और भी शानदार सवाल है, इसको अगर बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये एक मिरर है, ओके, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और इसके सामने ग्लास स्लैब है।
ऑब्जेक्ट है यहां पर और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक ऑब्जेक्ट है यहां से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो बताना है कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगा। और इसका जो थिकनेस है ना ये 6 सेंटीमीटर है और इसका जो म्यू है ना वो है 3/2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताओ कि इसका इमेज कहां पर बनेगा। बात आया समझ में? इसका इमेज कहां पर बनेगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानेंगे, यू पहले जान लेना। तो यू तो एक्चुअली में तो 60 सेंटीमीटर पर है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मानेंगे यहां पर। बात समझ में आता है? और ये शिफ्ट बराबर 2 सेंटीमीटर पहले निकाल के देख लिए, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में अगर 1 मिनट, ये 62 से 62 पर देता हूं मैं, 62 पर देता हूं मैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। यानी ऑब्जेक्ट अगर 62 सेंटीमीटर पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 62 पर है तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 62 - 2 यानी 60 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस कितना होगा, मिरर का फोकल लेंथ बराबर -20 सेंटीमीटर होगा। तो मिरर फार्मूला से बना लेंगे ये, तो 1/v निकालना है और 1/u -60 बराबर 1/f -20, 1/v = इसको राइट साइड ले जाएंगे, 1/60 -1/20, 1/v = 60, यहाँ एलसीएम आया 60 का 60, 20 × 60 -2/60 यानी v = -30 सेंटीमीटर। यानी मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर बना। तो फाइनल इमेज कितना बना, किधर बनाओ बताओ। मिरर के लिए यानी ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां समझेंगे। अब फाइनल इमेज अगर यहां पर है तो मिरर के लिए इमेज यहां पर बनेगा, ये समझते हो ना। यानी मिरर यहां इमेज बनाएगा तो फाइनल इमेज यहां पर बनेगा। बताए थे, फिर से समझ लो। लाइट रे अगर ऐसे भेजेंगे तो लाइट रे को अगर ऐसे भेजेंगे तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। और लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन गया। और वहां से जब लाइट रे यहां आने वाला था तो मिरर क्या किया, भगा के यहां पहुंचा दिया इसी के पैरेलल में। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये O है तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये माना जाएगा। अगर फाइनल इमेज ये है तो मिरर के लिए ये माना जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना था, S के बराबर। S कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, अरे मिरर तो इसको यहाँ पर बना रहा था, लेकिन ये जो स्लेब है ना खिसका के इधर डाल देगा ना 2 सेंटीमीटर, तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, फाइनल इमेज बराबर कहाँ पर बनेगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस बराबर क्या होगा, फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर मिरर के कारण प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी 32 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल तुमको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था ना। यानी ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा वहाँ नहीं मानेंगे, उससे थोड़ा इधर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहोगे, ऐसे सवाल में यहाँ खड़े हो जाओगे, ठीक है, खड़े होके देखना है तुमको। यानी ऑब्जेक्ट O पर है तो O' पर नजर आएगा। फाइनल इमेज अगर I पर है तो इसका मतलब I' पर नजर आएगा मिरर के लिए। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर O पर है तो O' पर समझेंगे, और मिरर के लिए आप फाइनल इमेज अगर I पर है तो I' पर समझेंगे मिरर के लिए। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा और मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस ये होगा। बात समझ लो। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ कितना होगा, 60 सेंटीमीटर न, और मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर। नहीं आया ना जी, मिरर के लिए। इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और भी अच्छा सवाल। और अगला शानदार सवाल देखते हैं हम लोग। शानदार सवाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ है मिरर, ठीक है,
और इधर है और एक मीडियम अलग है इधर। बोलेगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज यहां पर बन रहा है, ये मान लेते हैं कहानी है। यानी ऑब्जेक्ट है ओ पर, ऑब्जेक्ट है ओ पर, पहले जान लेना है, ऑब्जेक्ट है ओ पर और फाइनल इमेज है यहां पर, और मिरर का फोकल लेंथ है एफ, और ये दूरी हम मान लेते हैं एक्स पर, ठीक है। और ये दूरी हम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x1 है और इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं x2 है। यानी ये दूरी x2 है और ये दूरी x1 है। बताए थे अगर ऑब्जेक्ट O पर है तो मिरर के लिए समझेंगे ऑब्जेक्ट O डैश पर है। बात आया समझ में? और अगर फाइनल इमेज I पर बन रहा है तो मिरर के लिए फाइनल इमेज समझेंगे I डैश पर बन रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि रे डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लेते हैं लाइट रे ऐसे गया, ये थोड़ा सा पिक्चर बनाने में दिक्कत होगा, चौड़ाई इसका बढ़ा के बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा चौड़ाई बढ़ा के बना देता हूं मैं। मिरर थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है, बड़ा आसान है। अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, लाइट रे को अगर ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट रे कितना होगा, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा कि नजदीक? तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा नहीं, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा और इस तरह से लाइट रे आ जाएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट को मिरर लगेगा कि यहां पर है। फिर समझो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन मिरर पर लाइट रे लग रहा है, यहां से आ रहा है, तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात क्लियर हो गया? अब देखो मिरर पर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो मान लेते हैं कि फाइनल इमेज यहां पर ये मिरर के कारण इमेज यहां पर बनेगा, मिरर के कारण इमेज यहां पर बनेगा। लेकिन यहां पर लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा और यहां इमेज बना देगा। सेम बात इधर अगर भेजते तब होता, यानी इधर अगर लाइट को भेजते, फोटो एक और बना देता हूं, तो क्या होता, लाइट रे नॉर्मल से दूर मुड़ जाता, इधर मुड़ जाता। डायग्राम नहीं आता है समझ में? अरे लाइट रे जा रहा था इधर तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाता इधर, यानी मिरर को लग रहा है कि यहां से आ रहा है, और फिर जब वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट कराते, फिर जब लाइट रे को वहां से रिफ्लेक्ट कराते तो मान लेते हैं कि मिरर के कारण यहां इमेज बनता, मान लेते हैं। लेकिन ये वाला आता हुआ लाइट रे फिर यहां से नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा तो यहां आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां पर मिरर के लिए समझा जाएगा, और फाइनल इमेज यहां पर है तो मिरर के लिए फाइनल इमेज लगता है यहां पर है। बात समझ में आया? तो समझा देता हूं कैसे कैसे। यानी ये अगर मिरर रहा और ये अगर मीडियम रहा तो सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना यहां पर है तो समझेंगे यहां पर, ठीक। अब फाइनल इमेज अगर यहां पर बन रहा है तो मिरर के लिए समझा जाएगा यहां पर है, ठीक। तो मान लेते हैं ये एक्स बताए थे ना, ये दूरी को कितना मान लिया था, इस दूरी को हम x1 मान लिए थे ना, x मान लेते हैं, और ये दूरी को x2 मान लेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा। मिरर पर खड़ा हो जाना है तुमको, सबसे पहले क्या करना है, मिरर पर खड़ा हो जाना है। तो ये अगर डेप्थ
ऑब्जेक्ट का x2 डेप्थ है तो नजर आएगा कितना, x2 बटा म्यू पर नजर आएगा। अगर ये मान लेते हैं कि x3 है, इमेज दूरी यहाँ से x3 है, तो इसको x1 मान लो, इमेज दूरी अगर x3 है तो उस ये अगर ये यहाँ पर फाइनल इमेज है तो यहाँ से नज़र आएगा कितना पर, x3 बटा म्यू पर नज़र आएगा, जहाँ म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझा बात? अरे अगर x2 पर ऑब्जेक्ट है तो नजर आएगा x2 बटा म्यू पर, कोई चीज़ अगर x3 पर तो नजर आएगा x3 बटा म्यू पर। तो यहाँ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे मिरर के लिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या, x1 प्लस x2 बटे म्यू ले लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस बोलेगा तो क्या लेंगे, x1 तो रहेगा ही ना रहेगा, प्लस ये दूरी हो जाएगा x3 बटा म्यू। बात समझ में आ रही है क्या? यानी ये दूरी अगर x2 है, ओके, और ये वाला दूरी अगर x3 है तो ये दूरी कितना पर नजर आएगा, ये दूरी अगर x2 है तो ये दूरी नजर आएगा x2 बटा म्यू पर, आया समझ में? और ये दूरी अगर x3 है तो ये दूरी नजर आएगा x3 बटा म्यू पर नजर आएगा। क्लियर हो गया बात? एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे ऐसा रहता, मिरर की तरफ अलग मीडियम होता, थोड़ा सा इधर ले जाता हूं मैं। एक शानदार सवाल देख ही लेते हैं इस पर, नहीं तो देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, वो बना देता हूं मैं। बोलता है कि ये एक मिरर है और मिरर से 15 सेंटीमीटर अगर हम नीचे जाते हैं, मिरर से 15 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं तो यहां पर वाटर है। क्या है इधर? वाटर है, जिसका म्यू बराबर 1.33 सवाल में दिया हो। समझिए है अभी तक? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, या ऐसे समझो, बोलता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर रखा हुआ है, और ये जो दूरी है ना 33.33 है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो यहां बन जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो यहां बन जा रहा है, और इमेज दूरी यहां से 25 सेंटीमीटर पर, ये 25 सेंटीमीटर पर है, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर। यानी ऑब्जेक्ट है ओ पर जो 33 सेंटीमीटर है गहरा पर, और उसका इमेज बन जाता है 25 सेंटीमीटर पर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन लिख देता हूं मैं, देखो। ये इनमें से चुनना है कि कौन सा होगा। फोकल लेंथ जो भी है सब तो माइनस में ही आएगा, है ना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस भी आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मानेंगे, बस समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, तुरंत बन जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या लेना है, ये जान जाना है, और इमेज डिस्टेंस बराबर क्या लेना है, अगर ये जान जाएंगे ना तो तुरंत सवाल बन जाएगा। अभी सिखाया ना कि ऑब्जेक्ट अगर 33.3 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट अगर 33.3 सेंटीमीटर पर है यहाँ से, तो हम मानेंगे ना यहाँ पर है, और इमेज फाइनल यहाँ पर बन रहा है तो हम मानेंगे यहाँ पर बन रहा है मिरर के लिए। यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा पी ओ डैश, समझा कि नहीं बात। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा पी ओ डैश और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पी आई डैश। ओके, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये दूरी हुआ ना, तो ये दूरी तो 15 लिख देंगे, 15 लिखेंगे, अब प्लस लिख देंगे ये 33.33 33.33 बटा म्यू आया समझ में, ये हो जाएगा 25। तो बराबर कितना होगा, इतना प्लस 25। और u बराबर जब लिखेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये ले लेंगे ना, तो u बराबर कितना हो जाएगा -15 प्लस 25 बराबर -40 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, यानी u बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पहले माइनस भी तो आएगा ही, तो यहाँ से तो 15 आया प्लस 25 बटा म्यू लेंगे 1.33। u ये आ गया, v ये आ गया, उसके बाद फार्मूला लगाओ, देखो 1/v 1/u 1/f, तो f तुमको निकल जाएगा। कौन सा निकल जाएगा देख लेना, बना के आना, क्या बना दूँ मैं, ये वाला आएगा, बना के लाना तो कैसे आता है ना। आज का लेक्चर एक और सवाल दे के ख़त्म कर देता हूँ। देखो एक और सवाल है शानदार, ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। दूसरा है, ये मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है, और मिरर में कुछ होगा, पानी उनी भर दिए जो भी है, और ये डेप्थ मान लेते हैं h है, और इसी पर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फाइनल इमेज यहाँ पर, फाइनल इमेज और इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा और इमेज डिस्टेंस कितना होगा मिरर के लिए। आया समझ में। मान लेते हैं कि फाइनल इमेज x1 पर है और फाइनल ऑब्जेक्ट x1 दूरी पर और इमेज x2 दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो मानेंगे यहाँ, और इमेज यहाँ पर बन रहा है तो मानेंगे यहाँ। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले बताया ना कि मिरर पर जाके खड़ा हो जाना है। क्या करना है, मिरर पर जाके खड़ा हो जाना है और देखना है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था तो डेंसर से देखोगे तो दूर नजर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ नजर आएगा, और इमेज अगर फाइनल यहाँ बन रहा था तो मिरर के रिस्पेक्ट में यहाँ नजर आएगा। बात आया समझ में, यानी ऑब्जेक्ट जब यहाँ था तो यहाँ नजर आएगा, इमेज जब यहाँ था तो यहाँ नजर आएगा। u बराबर क्या लिखेंगे, s तो पहले से था ही, ऑब्जेक्ट अगर x1 पर था तो इमेज हो जाएगा μx1 पर। अब v बराबर क्या लेंगे, इमेज था x2 पर तो ये हो जाएगा μx2। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे ये अगर x1 है तो ये हो जाएगा μx1 ना, नहीं समझ में आया। और ये अगर x2 है तो ये कितना हो जाएगा μx2, यानी अगर ऑब्जेक्ट x1 दूरी पर है सरफेस से तो नजर आएगा μx1 पर, अगर x2 दूरी पर है तो नजर आएगा μx2 पर इमेज। तो इस तरह का सवाल भी बना सकते हैं हम लोग, इस तरह का सवाल खोज के बनाएंगे। उस तरह का सवाल क्लियर हो गया होगा, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ था वहाँ नहीं, वहाँ बटा म्यू, यानी ऑब्जेक्ट अगर x इतना पर था तो उतना बटा म्यू पर नजर आएगा, इमेज अगर यहाँ बना तो उतना बटा म्यू पर नजर आएगा। अगले क्लास में बात करते हैं।